हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस 625 में। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम अगले संडे से फिजिक्स की शुरुआत करेंगे, तो हमने आज से क्लास 10th का जो क्या कहते हैं फिजिक्स है उसको हम शुरू कर चुके हैं। ठीक है, जो मेरे गांव वाले छात्र थे वो हमसे ही पढ़ना चाहते थे फिजिक्स, इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जिससे मैं उनसे दूर हूँ लेकिन फिर भी वो हम से पढ़ सकें। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। ठीक है, जिससे हम आपके लिए वीडियो अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है, क्या है ना, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं भी वीडियो में अपने अच्छे से अच्छे क्वालिटी में अपलोड करूँगा। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे क्या समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे ज्ञात किया जाता है ना। जब आप नाई की दुकान पर गए होंगे, नाई की दुकान पर बैठे रहते हैं ना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना। आप नाई की दुकान पे गए होंगे ना, तो उसमें आगे भी लगा रहता है शीशा, पीछे भी लगा रहता है ना, तो उसमें जब हम बैठते हैं तो उसमें देखते हैं हमारा डबल डबल प्रतिबिंब बनने लगता है, हो सकता है 3-3 बनने लगता हो ना। तो वही हम ज्ञात करेंगे कि हमारे जो प्रतिबिंब बनता है वहाँ वो प्रतिबिंब कितने होते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। आप सब लोगों को पता नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे ज्ञात करेंगे, वही हम इस वीडियो में बनाए हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे प्रतिबिंबों की संख्या, कैसे ज्ञात करेंगे। क्या ना, जब आप बैठे रहते हो ना तो ऐसे करके देखते हो तो 2 रहता है, 3 दिखने लगता है, और थोड़ा सा ऐसे करके देखते हो तो 4 दिखने लगता है ना, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हो तो 1 दिखता है और थोड़ा सा नीचे 2 ऐसे ना। तो ये प्रॉब्लम आपको ऐसे करके नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, आप बस देखोगे और बता दोगे कि कितना है। ठीक है, आप देख के बता दोगे कि कितना प्रतिबिंब हमारा इसमें बन रहा है। ये नहीं ऐसे करो, ऐसे उसी में ऐसे करके देखो। ठीक है, देखने से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको ये हमारा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम पूरा फर्स्ट चैप्टर से शुरू किए हैं। ठीक है, इसमें ये भी बताया है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और ये इसमें एक चीज़ ये है ना कि ये जो हमारा दर्पण होता था ना, यहाँ P होता था, यहाँ C होता था, यहाँ F होता था। कैसे पता चला कि फोकस हमारा यहीं होगा, कैसे पता चला कि फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में होगा, इसको भी हम बताएं। ये कैसे पता चला कि वक्रता केंद्र क्या है ना और ध्रुव क्या है। इसमें आप पढ़े होंगे कि समांतर जाती हैं किरणें, समांतर जाने के पश्चात फोकस से होकर चली जाती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, ये सब पढ़े हैं ना। ये क्यों फोकस से जाती है भाई? जब यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे गई तो यहाँ से परावर्तन होने के बाद ऊपर भी तो जा सकती थी ऐसे, लेकिन क्यों नहीं गई? क्यों ये नीचे से ही गई? भाई ये हमारा दर्पण है, यहाँ से प्रकाश की किरणें जब हम ऐसे डाल रहे हैं समांतर, ये ऊपर भी जा सकती थी ना, लेकिन ऊपर क्यों नहीं जाती हैं? यही सब चीज़ें हम इस वीडियो में बनाए हैं और बताए हैं आपको, इसी के लिए वीडियो बनाया गया है। तो मेरा मेन पर्पज़ यही है वीडियो बनाने का। जो मेरे छात्र हैं मैं उनके लिए संडे को जाया करता हूँ पढ़ाने के लिए ना, तो अब संडे को ना जाना पड़े, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो के माध्यम से बनाऊँ। धीरे धीरे ये अब ऑनलाइन चलने लगेगा तो उसके बाद मैं लाइव पढ़ा दिया करूँगा। ठीक है, ओके, आगे आप वीडियो देखिए, पूरा पढ़िए, बिना स्किप किए देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको सही से समझना है तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस 625 में। आज से हम शुरुआत करेंगे क्लास 10 का फिजिक्स, जिससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग 20 नंबरों का क्वेश्चंस फिजिक्स से ही पूछा जाता है। हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। हमारा फर्स्ट चैप्टर है दर्पण, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, यानी हम शुरुआत करेंगे प्रकाश से। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं? बताओ विशाल, प्रकाश किसे कहते हैं? तुम पढ़े हो ना, बोलो प्रकाश किसे कहते हैं? यही पढ़े हो। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, किंतु प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई पड़ता। अगर आप लोगों को लगता है कि प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है, तो आपके घर में कहीं मुक्के से अगर प्रकाश आ रहा हो तो आप ध्यान से देखिए, जहाँ से प्रकाश आता है अगर आप सीध में ऐसे देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा कि आ रहा है। लेकिन वही जब ज़मीन पर देखते हैं
तब लगता है हाँ प्रकाश आ रहा है, तब वहीं से हम निशाना लगाते हैं किधर से प्रकाश आ रहा है ना। प्रकाश नहीं दिखता, वो ज़मीन थी, ज़मीन के कारण हमें लगा कि यहाँ प्रकाश दिख रहा है, वो भ्रम है आपका। प्रकाश वास्तव में नहीं दिखता है। जी सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब प्रकाश आता है, कहीं मुक्के से प्रकाश आ रहा हो, कल्पना कीजिए मुक्के से प्रकाश आ रहा है, आपने देखा भी होगा, तो आप जब देखते हैं सामने एकदम देखेंगे सीधा, तो आपको प्रकाश दिखेगा नहीं, बल्कि उस प्रकाश के कारण जो वायुमंडल में मिट्टी और धूल के कण विद्यमान है वो आपको दिखेंगे। देखते होंगे कहीं से मुक्के से प्रकाश आ रहा हो ना, तो आपको लगता है जैसे कुछ उड़ रहा है, लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। तो वो प्रकाश की सहायता से हम मिट्टी और धूल के कण देख पाते हैं, ना कि हमें प्रकाश दिखाई पड़ता है। यानी हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, किंतु प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई पड़ता। ठीक, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। ठीक है, आगे हम बताते हैं प्रकाश का गुण। प्रकाश क्या है? प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाएंगे, पहला गुण ये हो गया। ठीक, प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाएंगे और प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक, प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। परावर्तन का मतलब ये है जब आप प्रकाश की किरणों को ऐसे डालेंगे किसी पालिशदार तल से तो वह वापस लौट आता है। अब जब आप इस बोर्ड पे टार्च जलाएंगे तो ये चिकना पालिशदार है, वापस लौट आएगा। यही जो वापस लौटने की प्रक्रिया, इसी को परावर्तन कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम इतना जानते हैं कि प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। ठीक, अब इसमें याद तो रखना नहीं, आप जानते ही हैं, जब कहीं शीशा हो उस पर आप टार्च जलाओगे तो प्रकाश की किरणें वापस आ जाती हैं कि नहीं आ जाती, तो यानी प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। दूसरी बात है प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। अपवर्तन का मतलब ये होता है जब प्रकाश की किरणें हम किसी तल पर डालते हैं तो उसका अधिकांश भाग उस पार चला जाता है, बल्कि कुछ भाग वापस लौटता है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा भाग उस पार चला जाता है। जैसे जब हम जल में प्रकाश की किरणों को डालते हैं तो प्रकाश की किरणें जल के अंदर चली जाती हैं। ठीक, या हम बर्फ़ में प्रकाश की किरणों को डालते हैं तो बर्फ़ के अंदर प्रकाश की किरणें चली जाती हैं, वो वापस नहीं होती। जितनी मात्रा में ये प्रकाश को वापस करेगा बर्फ़ और जल नहीं करेगा ना। तो यानी जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती हैं तब हम कहते हैं अपवर्तन हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे उसको भी। ठीक, उसके बाद है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, देखते हैं, लिख लेते हैं। प्रकाश में पहला नंबर क्या हो गया? परावर्तन का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परावर्तन का गुण। ठीक, दूसरा है अपवर्तन का गुण पाया जाता है। अपवर्तन का गुण पाया जाता है। ठीक, तीसरा क्या है? तीसरा ये है प्रकाश में व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण, ये आप इंटर में पढ़ेंगे। प्रकाश में व्यतिकरण होता है। प्रकाश में विवर्तन होता है, ये भी इंटर का टॉपिक है, विवर्तन होता है। फिर पांचवा हम देख लेते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है। ये इम्पोर्टेंट, ये 1 नंबर में पूछा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मीटर प्रति सेकंड का मतलब यह है कि प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड। 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी प्रकाश तय कर सकता है। ठीक, तो अगर मान लो ये मीटर प्रति सेकंड में मान लो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे या किलोमीटर में दिया रहे तो क्या करेंगे? ये जो 3 × 10⁸ मीटर है ना, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, मतलब बटे सेकंड है। हम क्या करेंगे, अगर ये मीटर को हम किलोमीटर में बदल लें, किलोमीटर में बदल लें तो क्या आएगा? 3 × 10⁸। अब मीटर है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। ठीक, तो 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर होगा, यानी 10⁻³ किलोमीटर होगा। ये 9th में जब आपको फिजिक्स पढ़ाया जा रहा था तब बताया गया था उसमें। ठीक है, कि पैमाने मात्रक को कैसे हम बदलते हैं, बटे सेकंड है। ये सेकंड है, नहीं तो 5 समझ लो। ये 10⁸ है, ये 10⁻³ है, माइनस में है तो घट जाएगा, यानी 10⁻³ क्या आएगा? 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी जो प्रकाश की चाल है, और यहाँ किलोमीटर रहेगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर 1 सेकंड में चल सकता है। ठीक, तो ये हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है बहुत, 1 नंबर में पूछा जाता है। वैसे भी इसको आपको याद रखना है क्योंकि जब हम आगे सवाल लगाएंगे तो उसमें इसका काम
लगेगा। ठीक, तो ये कुछ गुण थे प्रकाश के। ठीक, याद हो जाएगा। परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है प्रकाश का 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, अब एक एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम में जानते हैं ना, एंगस्ट्रॉम में क्या होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। 10⁻−10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया प्रकाश का गुण। इसमें से अगर कुछ पेपर में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश के स्रोत की। प्रकाश के स्रोत की। प्रकाश के स्रोत, तो प्रकाश के 2 स्रोत हैं। प्रकाश के 2 स्रोत हैं। एक है प्राकृतिक स्रोत और एक है कृत्रिम स्रोत। ठीक, प्राकृतिक स्रोत में क्या आता है? तो प्राकृतिक को हम दीप्त प्रकाश स्रोत भी कह लेते हैं। ठीक, और कृत्रिम को अदीप्त प्रकाश स्रोत कह लेते हैं। ठीक, वैसे जो मुख्य है वो दीप्त और अदीप्त। दीप्त स्रोत और अदीप्त स्रोत। ठीक, क्या है? दीप्त और अदीप्त स्रोत। तो दीप्त स्रोत किसे कहेंगे और अदीप्त स्रोत किसे कहेंगे? दीप्त स्रोत का मतलब जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, यानी जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी है चमकने के लिए, तो उन्हें क्या कहेंगे? दीप्त प्रकाश के स्रोत। यानी जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। अब स्वयं का प्रकाश किस में होता है? जैसे सूर्य हो गया हमारा, सूर्य में स्वयं का प्रकाश है ना, वो अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। ठीक, विद्युत बल्ब है, इसमें भी स्वयं का ही प्रकाश है। ठीक, उसके बाद वो लालटेन है ना, मोमबत्ती है, ये सब क्या है? दीप्त स्रोत हैं। यानी जिनमें मुख्यतः क्या है? सूर्य है। एग्जाम्पल में है सूर्य हो गया। ठीक, उसके बाद बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ढेबरी हो गया, जान रहे हैं ना ढेबरी। उसके बाद अब हम बात करते हैं अदीप्त स्रोत की। अदीप्त स्रोत में क्या होगा? अदीप्त स्रोत वह होंगे जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जैसे ये बोर्ड है ना, बोर्ड, इसमें स्वयं का प्रकाश थोड़ी है। ये तो प्रकाश आ रहा है सूर्य का, तभी ये हमको दिख रहा है। हम सब भी प्रकाश के स्रोत हैं। जान रहे हो कि नहीं बालक? जान रहे हो कि नहीं? हम सब प्रकाश के स्रोत हैं, लेकिन अदीप्त स्रोत है। हम दिख रहे हैं ना, चमकने का मतलब दिखने से है। मैं दिख रहा हूँ आपको, क्यों दिख रहा हूँ? प्रकाश के कारण दिख रहा हूँ। ठीक, तो इसीलिए मैं अदीप्त स्रोत हूँ। मैं भी प्रकाश का स्रोत हूँ, आप भी प्रकाश के स्रोत हैं। जैसे मेज कुर्सी है, सब प्रकाश के स्रोत हैं, लेकिन अदीप्त प्रकाश के स्रोत हैं। ठीक, तो अदीप्त प्रकाश के स्रोत किसे कहेंगे? जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जैसे हम सभी लोग हो गए ना, हमें चमकने के लिए, मतलब हमें दिखने के लिए किसी की आवश्यकता है ना। अगर अंधेरा हो जाए तो कहाँ हम दिखेंगे? नहीं दिखेंगे ना। तो प्रकाश की मदद से हम दिख रहे हैं, प्रकाश की सहायता से हम दिख रहे हैं। बोर्ड दिख रहा है, आप सब दिख रहे हैं, मेज कुर्सी दिख रहा है। तो ये सभी चीज़ें क्या है? अदीप्त प्रकाश के स्रोत हैं। ठीक, आज से जान लो, आप भी प्रकाश के स्रोत हैं, अब तक नहीं जानते थे अगर। ठीक है, तो जैसे क्या हो गया इसमें? मेज कुर्सी। अब बताना जाके अपने स्कूल में कि हम भी प्रकाश के स्रोत हैं ना, लेकिन बाद में धीरे से कह देना अदीप्त। ठीक, यानी जिनको चमकने के लिए किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है, वही होते हैं अदीप्त, और जो स्वयं चमकते हैं वो दीप्त होते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें।
इसमें एक होता है अभिसारी। प्रकाश की किरणें, एक किरण है अभिसारी, अभिसारी। ठीक, अभिसारी में क्या है? अभिसारी प्रकाश का जो पुंज होता है, अभिसारी, अभि मतलब क्या होता है? अभि मतलब छोटा होता है ना, हैं? तो यानी जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मान लो कहीं से प्रकाश की किरणें आ रही हैं ढेर सारी, है ना, और सभी एक ही बिंदु पर जा रही हैं प्रकाश की किरणें, तो हम क्या कहेंगे? वो अभिसारी प्रकाश पुंज है। क्या? अभिसारी प्रकाश पुंज। ये आता नहीं पेपर में, लेकिन पढ़ लेते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज, जैसे यहाँ से प्रकाश की किरणें गई, यहाँ से गई, ये ऐसे, ये सभी एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये अभिसारी प्रकाश पुंज है। ठीक, यानी जब समस्त प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ठीक, जब समस्त प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो हम कहेंगे वो अभिसारी प्रकाश पुंज है। ठीक, इसके बाद है अपसारी प्रकाश पुंज। क्या है? अपसारी। दूसरा है अपसारी। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी, अप मतलब होता है बड़ा, अप मतलब क्या होता है? बड़ा, है ना, मतलब फैलना। तो जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही ना, एक के बिंदु से तो आ रही है, लेकिन सभी जगह फैल जा रही है नहीं, तब इन समस्त किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। यानी मान लो ये सूर्य है या कोई बिंदु है, अब यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं, तो इन सभी किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, यानी जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, तब उन समस्त किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, इसके बाद है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या है? तीसरा समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। अब समांतर प्रकाश पुंज, समांतर आप सुने हैं ना, समांतर मतलब ऐसे होता है ना, एक दूसरे के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर रहती है हमेशा, उसी को कहते हैं ना। तो जब प्रकाश की समस्त किरणों, जब प्रकाश की समस्त किरणों के बीच की दूरी समान रहती है, तब उन प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। यानी ऐसे यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रही है, ऐसे जा रही है, ये देखो सभी के बीच की दूरी समान है कि नहीं है? है, तो हम कहेंगे ये सभी क्या है? समांतर प्रकाश पुंज। ठीक, तो अभिसारी हो गया, अपसारी हो गया, समांतर हो गया। अभिसारी में क्या होगा? एक ही बिंदु से सभी किरणें निकलेंगी। अपसारी में, सॉरी, अभिसारी में क्या होगा? सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलेंगी। ठीक, अपसारी में क्या है? एक ही बिंदु से सभी किरणें निकलेंगी। और समांतर में क्या है कि सभी किरणें एक दूसरे के समांतर रहेंगी, यानी उनके बीच की दूरी क्या रहेगी? बराबर रहेगी। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन, देखो परावर्तन कहते किसे? सोचो, एक प्रकाश की किरण है, टार्च लिए हो ना, तो जब प्रकाश की किरण को ऐसे किसी पालिशदार तल पे ऐसे डालोगे तो क्या होती हैं? प्रकाश की किरणें वापस आती हैं नहीं आती? आती है ना। तो यही जो जाने और आने की घटना है, वही प्रकाश का परावर्तन है। बस बात खत्म। कितना कठिन है? यानी जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखे नहीं? और जब शीशे पे आप टार्च जलाते हो तो प्रकाश की किरणें जाती हैं और लौट आती हैं, तो यही जो जाने और आने की प्रक्रिया है, वही क्या है? परावर्तन है। ठीक, यानी परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर गिरती हैं, तो तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
देखो जैसे मान लेते हैं ये कोई पालिशदार तल है, ये एक तरफ हम इसके कलई कर दिए, एक तरफ लीप देते हैं और दूसरी तरफ एकदम चिकना। अब जब हम यहाँ से कोई प्रकाश की किरण को ऐसे डालेंगे इस पर, है ना, इस पर मान लो हमने कोई प्रकाश की किरण डाला ए बी, ठीक। अब जब प्रकाश की किरण पालिशदार तल पर गिरी तो यहाँ से टकराएगी कि नहीं? अब टकराने के पश्चात वापस लौटेगी। जब ये वापस लौटती है तो ऐसे चली जाती है, ऐसे चली जाती है, ठीक। जब इधर से आप प्रकाश की किरण डाले हो तो ऐसा नहीं है इधर चली जाएगी। जब सोचो ये बोर्ड है, आप मैं इधर से अगर टॉर्च जलाऊंगा ऐसे तिरछा इधर से, तो क्या इधर आएगा? उधर तो जाएगा। अगर यही सीधे ऐसे डालूंगा तो सीधे वापस आएगा, हैं? यानी जब हम जितना अंश कोण बनाते हुए इधर से प्रकाश की किरण को डालेंगे उतना ही अंश कोण बनाते हुए उधर से प्रकाश की किरण प्राप्त होगा। तो देखो जितना तिरछा हम इधर से डाले थे उतना ही तिरछा इधर से प्राप्त हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पर हम एक खींच देते हैं अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभी बता रहे हैं अभिलंब किसे कहेंगे। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। यहाँ कुछ कोण बनता है, इसको हम कहते हैं आई। यहाँ कुछ कोण बनता है, इसको हम कहते हैं आर। ये जो है आपतन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण। आपतन। ये हमारा क्या होता है? परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण। ये जो है इसको हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। अभी सबका परिभाषा बता रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, ठीक। अब देखो हम शुरुआत करते हैं परिभाषा कि परावर्तन तो हो रहा है, परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषा है। ये हमारा क्या है? आपतित किरण। तो जौन प्रकाश की किरण आ रही है वो आपतित किरण है, ठीक। यहाँ से क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। परावर्तन के पश्चात प्राप्त किरण परावर्तित किरण है, बात खत्म। आने वाली किरण आपतित किरण है और यहाँ से परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के पश्चात प्राप्त किरण परावर्तित किरण है। और ये आपतन बिंदु है। इस पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं, एक लंबवत रेखा खींचते हैं, तो हम कहेंगे आपतन बिंदु पर लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। देखो समझ में तभी आएगा जब ये चित्र आपके दिमाग में एकदम बन जाए। जैसे ही मान लो आपतन कोण की बात किया जाए तुरंत चित्र बन जाना चाहिए, ऐसे ऐसे है ना, तब आपको भूलेगा नहीं कभी। अगर सोचो रट्टा मार लें तो फिजिक्स रट्टा मारने से नहीं याद होता है, चाहे जितना रट लो याद नहीं होगा। अगर समझ के पढ़ोगे जीवन में नहीं भूलेगा। मान लो दुर्भाग्य से भूल गया तो एक बार देखोगे याद आ जाएगा, लेकिन अगर रटोगे तो 2-4 दिन में भूल जाएगा, है ना। तो चित्र को एकदम दिमाग में बैठा लो। इसके बाद देखो अब हम बात करते हैं आपतित किरण किसे कहेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो रोक रोक करके, ठीक। आपतित किरण किसे कहेंगे? ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ पर गिरने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक। कौन है? ए बी, ठीक। तो ये आपतित किरण का हो गया परिभाषा, ठीक। इसके बाद क्या है? परावर्तित किरण। तो सीधा यहीं से कह देंगे परावर्तन के पश्चात प्राप्त किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। जब पढ़ेंगे आप लोग तब याद हो जाएगा, ठीक। अब मुझे इतना समय है नहीं कि मैं आपको रटवा दूं, क्योंकि वीडियो बन रहा है, नहीं तो फिर रटवा देते, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात प्राप्त किरण परावर्तित किरण कहलाती। 2 परिभाषाएं क्लियर हुई नहीं? इसके बाद क्या है? ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं, ठीक। अब बात आई आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण किसे कहेंगे?
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। बीच में ही तो बना है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसके बाद क्या है, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। बात खत्म। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। बस क्या कठिन है इसमें, पहाड़ा पढ़ना है। अभी बात यह है कि परावर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे। तो जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा, मान लो ये कोई पृष्ठ है, यहाँ पर हमने प्रकाश की किरण को डाला, तो अब ये प्रकाश की किरणें वापस आएंगी नहीं। तो यानी जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा उसी पृष्ठ को क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। इसी पृष्ठ से तो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। ठीक। इसके बाद है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु किसे कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। इसी परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो उसी बिंदुआ को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक। यानी परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। इसके बाद है परावर्तन का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आता है पेपर में, समझ लो आ गया है पेपर में, आता नहीं है। चाहे 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में से किसी न किसी सेट में रहेगा। बोर्ड के पेपर में मैं बता रहा हूँ। ठीक। किसी न किसी सेट में रहेगा। अब आपका कौन सा सेट है ये आप जानो, मैं इतना बता दे रहा हूँ। हो सकता है 7 में से आपका ही हो, है ना। अब परावर्तन का नियम है, 2 नियम है इसका। कितने नियम है, 2 नियम। अब तो 20 नंबर का विकल्प पूछा जाने लगा है ना हाई स्कूल में, तो इसलिए आप छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें ना। क्यों, विकल्प में क्या पूछता है, वही छोटी छोटी क्वेश्चन पूछते हैं, छोटे छोटे ना। तो अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देंगे, मान लो पूछ लिया परावर्तन के कितने नियम, तुरंत कह दोगे 3 थे ना। जब पता नहीं रहेगा तो क्या करोगे, 3 बता दोगे, 4 बता दोगे, है ना। लेकिन परावर्तन का कितना नियम है, 2 नियम। इसलिए बारीक से बारीक चीज़ों को देखो और समझो, क्योंकि 20 नंबर का विकल्प है ना। हम लोग क्या है ना सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं ना, चलो जाने दो 20 नंबर। पहले जब 10 नंबर का आता था, 5 नंबर का आता था, चलो जाने दो 5 नंबर ऐसे कट गया, 65 तो मिलेगा ही। लेकिन अब 20 नंबर का आने लगा है, 70 में से 20 पहले में चला जाएगा, बचा कितना, 50 बचा। अब उसके बाद उसमें से आपको दीर्घ उत्तर ये नहीं आएगा, 2 4 2 40 आ गया, परसेंट क्या हो गया, 80 से नीचे आ गया। तो सभी विषयों पर ध्यान देना है। अगर कोई एक विषय आपका कमज़ोर है तो आपके पूरे परसेंटेज को मिट्टी में मिला देगा। मान लो 500 नंबर 600 नंबर का है, आप एक विषय कमज़ोर है, कह रहे हो चलो जाने दो। अब उसमें से मान लो 50 नंबर आया, 50 नंबर कट गया ना। अब 50 नंबर कटने का मतलब कितना परसेंट कट गया, 600 होता है पूर्णांक हाई स्कूल में, 50 नंबर कट गया, 6 से भाग कर दो, कितना, 6 × 48, लगभग 48.5 नंबर, 8.5% ख़त्म हो गया। जो 100 पाने वाले थे वो आ गए 92 पे, 8% घट गया। मान लो आप 80 मान के चले हो, 80 मान के चले हो तो बचेगा कितना, 72 बचेगा ना। तो इसलिए सभी विषयों पर ध्यान दो। ठीक। चलो बहरहाल देखते हैं हम लोग ये परावर्तन का नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, पूछा गया है, समझ लो आज ही से 2023 में। चाहे ये पूछा जाता है, चाहे इसके बाद एक पढ़ाएंगे, वो दोनों में से कोई ना कोई रहता है। तो परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला कौन है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक जगह है नहीं, तो हम कह देंगे तीनों एक ही तल में होते हैं। अब परिभाषा लिख लीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लिख देते हैं।
तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम होगा। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण, आपतन कोण को हम किससे लिखते हैं, कोण आई से, बराबर होगा परावर्तन कोण, इसको किससे लिखते हैं, आर से, कोण आर। यानी आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। देखो यहाँ आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। अभी हम बताए ना कैसे बराबर होता है। अभी हमने बताया जब प्रकाश की किरणें आप इधर से प्रकाश को डालोगे इस बोर्ड पर, तो जब इधर से जितना अंश कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण को डालोगे, उधर से उतने अंश बनाते हुए प्रकाश की किरणें वापस आएंगी। इसीलिए आपतन कोण सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण के। अगर आप प्रकाश की किरणों को सीधा बोर्ड पर डालेंगे तो प्रकाश की किरणें सीधा वापस आ जाएंगी। ठीक, इसी से ये पता चला कि आपतन कोण सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण के। ठीक, ये हो गया हमारा, ये प्रकाश का परावर्तन है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि परावर्तन का नियम क्या है। ठीक, अब इसके बाद है हमारा परावर्तन के प्रकार। ये इम्पोर्टेंट है जो भी बताएं, इसको भैया पढ़ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि बोर्ड पेपर दे के आओ फिर पछताना पड़ जाए कि काश पढ़ लिए होते, तो काश ना रह जाए, सीख बन जाए। पढ़ लो क्या है परावर्तन का प्रकार। परावर्तन के प्रकार, पहला है इसमें नियमित परावर्तन। क्या है, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन किसे कहेंगे, नियमित परावर्तन किसे कहेंगे, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार समतल पृष्ठ से होता है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार समतल पृष्ठ से होता है, तब परावर्तन के पश्चात समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। मतलब जब कोई समतल पालिशदार तल होगा, यहाँ पर प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, तो ये परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, ऐसे चली जाएंगी, ऐसे एक दूसरे को ऐसे। ये देखो ये एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है, समांतर है ना। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पालिशदार तल से टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात वो परस्पर एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक, वीडियो रोक रोक के भाई आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ। नियमित परावर्तन किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पालिशदार तल से टकराती हैं और टकराने के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। ठीक है, इसके बाद हमारा है अनियमित या विसरित परावर्तन। क्या है, अनियमित या शांत रहो, विसरित परावर्तन। नियमित या विसरित परावर्तन, सॉरी अनियमित या विसरित परावर्तन। इसी अनियमित परावर्तन को ही विसरित परावर्तन भी कहते हैं। ठीक, नियमित परावर्तन में क्या था, जैसे मान लो प्रकाश की किरणें जब आ रही हैं ऐसे, तो जब प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी चलती है ना, तो प्रकाश की किरणें सभी तो रहेंगी, यक्के प्रकाश की किरण तो रहता नहीं है। जो प्रकाश आता है उसमें पता नहीं प्रकाश की कितनी किरणें हैं ना। तो जब प्रकाश आया ऐसे किसी पालिशदार तल से टकराया, तो परावर्तन के पश्चात सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो गई, तो नियमित परावर्तन होगा। और अनियमित परावर्तन में क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ से टकराती हैं। ये जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ से टकराती हैं, ये मान लो ऐसे प्रकाश की किरण यहाँ से आया, ऐसे आया, तो अब यहाँ से एक साथ कई प्रकाश की किरणें आएंगी ना, ऐसे कई प्रकाश की किरणें आएंगी ऐसे। तो अब यहाँ से जब परावर्तन होगा
तो देखो इस बिंदु पर हम एक अभिलंब खींचेंगे, अगर एक बिंदु इस पर अभिलंब खींचेंगे तो ये देखो ये प्रकाश की किरणें कुछ ऐसे जाएंगी और ये प्रकाश की किरणें कुछ इधर जाएंगी, ये कुछ ऐसे जाएंगी, ये ऐसे जाएंगी, ये इधर चली जाएंगी ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश की समस्त किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही हैं। फैल जा रही हैं नहीं, यानी ये नियमित है नहीं, नियमित है ना, अनियमित है। पता नहीं उधर जाए कि इधर जाए, किधर जाए कुछ पता नहीं है। तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहेंगे, नियमित नहीं, अनियमित परावर्तन। ठीक, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक, अनियमित परावर्तन में आप देखे होंगे जैसे खिड़की में लगा कांच वाँच जब चटक जाता है ना, चटक जाता है, तब जब उस पर प्रकाश की किरणें डालो तो इधर उधर जाने लगती हैं, यानी वो पृष्ठ क्या हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है, पृष्ठ खुरदुरा हो जाता है। जब खुरदुरा हो जाएगा तो कहीं इधर कहीं उधर जाएंगी, वही चमकने लगता है। मान लो अगर वही जब वैसे रहता है सिंपल, तब प्रकाश की किरणें डालोगे तो अगर इधर से डाले हो तो उधर से आराम से जो ऐसे सभी किरणें एक दूसरे के समांतर प्राप्त हो जाएंगी ना। तो ये हो गया नियमित और अनियमित। नियमित में क्या था, परावर्तन के पश्चात समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर रहेंगी, तो नियमित। अनियमित में क्या था, परावर्तन के पश्चात सभी किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो अनियमित या विसरित परावर्तन कहेंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। किसकी बात करते हैं, प्रतिबिंब की, कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब मतलब इमेज, हम भी बोल रहे थोड़ा बहुत इमेज। प्रतिबिंब ना, प्रतिबिंब किसे कहेंगे, वैसे हम जानते हैं प्रतिबिंब किसे कहेंगे कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उसमें हमारी जो आकृति बनती है उसी को हमारा प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, कई बुक में लिखा भी गया है, लेकिन हम लोग अच्छी परिभाषा याद करेंगे। ये क्या गंवारों वाला याद करें देहाती की तरह, कि जब मान लो कोई कहा प्रतिबिंब किसे कहेंगे, उसे बताओ। हम गए दर्पण के सामने खड़े हुए तो हम जो दिखात रहा हुआ है हमारा प्रतिबिंब है ना, तो ऐसा नहीं कहना, उसको हम लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए अपनी भाषा में कहेंगे अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं। ऐसे भी परिभाषा कह सकते हो, मान लो आपको नहीं याद आ रहा है तो आप कह दो कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उसमें जो हमारी आकृति बनती है वो हमारा प्रतिबिंब कहलाती है, लेकिन वो ठीक नहीं है, हम लोग अच्छे से याद करेंगे। तो ऐसे मान लो मैं बिंदु वस्तु, अपने आप को मान लो बिंदु वस्तु हैं, और मान लो ये क्या है, दर्पण। मान लो वहाँ कहीं प्रकाश बनेगा, मान लो बनेगा नहीं, वहाँ इसी के अंदर बनता है, लेकिन हम उधर मान लेते हैं याद करने के लिए परिभाषा। तो हम ऐसे कहेंगे, पहले प्रकाश की किरणें आएंगी हमारे ऊपर आएंगी पहले, तब हमारे ऊपर से शीशे पर जाएंगी, दर्पण पर जाएंगी, है ना, तभी तो प्रतिबिंब बनता है कि सीधे दर्पण पर जाता है प्रकाश की किरण और प्रतिबिंब बन जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अंधेरे में खड़े हो जाइए और दर्पण को उजाले में कर दीजिए, तो क्या आप उसमें दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, जब तक आप पर प्रकाश की किरणें नहीं आएंगी। तो यानी प्रकाश की किरणें हम पे आई, हमसे इस पर गई, यहाँ से वहाँ प्रतिबिंब बन गया, यानी किसी बिंदु वस्तु से वहाँ से प्रकाश की किरणें हम तक आ गई हैं। हम कहेंगे किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, यही तो परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मेरा प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक, यानी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं परावर्तन के पश्चात, उस बिंदु को क्या कहेंगे, बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब। आप लोग सोचिए, मान लीजिए आपके सामने दर्पण है, मान लीजिए बगल में प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप अपने आप को बिंदु वस्तु मान लीजिए। सोचिए कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण पे गई, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी उस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक, ये हो गया प्रतिबिंब की परिभाषा। आप लिख लीजिएगा इसको, वीडियो को रोक के भैया। अब है प्रतिबिंब का प्रकार, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का।
पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे। अब आपको जब प्रतिबिंब का परिभाषा याद हो गया तो वास्तविक वाला भी याद हो जाएगा। ऐसे देखो, केवल क्या कह देना, उसमें कह देना है कि किरणें वास्तव में मिलेंगी, बस। यानी किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेंगी उस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। समझ आ गया? इसको भी आप लिख लेंगे। ठीक, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, इसका फोटो नहीं लिया जा सकता। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की। किसकी? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे? वही परिभाषा फिर प्रतिबिंब वाला, कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। बस वहाँ क्या था? वास्तव में मिलती थी तो वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी तो आभासी प्रतिबिंब होगा। यानी किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी उस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा आभासी प्रतिबिंब। आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोक रोक के एक एक लाइन अच्छे से, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और टाइम कम है। ठीक, ये जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसका फोटो लिया जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं दर्पण की। किसकी बात करते हैं? दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? मतलब जिसमें आप चेहरा देखते हैं। दर्पण यानी मिरर। दर्पण आपने देखा होगा कैसे होता है दर्पण। एक तरफ से एकदम चिकन होता है, मतलब एकदम पॉलिश किया होता है, और दूसरी तरफ से खुरदुरा होता है ना। वो होता है एक तो शीशा समांग, कांच का एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। आपको दर्पण बनाना है, एक तो कांच का समांग पारदर्शी माध्यम ले लीजिए जिसमें आर पार देखा जा सके। समांग पारदर्शी माध्यम मतलब वो क्या होता है कि आर पार दिखाई दे। तो उसके एक तरफ आप कलई कर दीजिए, एक तरफ कलई कर दीजिए। जब एक तरफ कलई कर देंगे तो दूसरा सिरा परावर्तक हो जाएगा। ठीक, जैसे आप देखेंगे कोई आर पार समांग पारदर्शी शीशा हो, ठीक, मान लो आप कलई ना करो, उसके पीछे पेपर लगा दो, 4-5 ठी लगा दो अच्छे से कि आर पार ना दिखने पाए, तब आप उसमें देखोगे तो हल्का फुल्का आप भी दिखने लगोगे, उसमें थोड़ा बहुत आप भी दिखने लगते हो ना, दिखेगा, आप देखिएगा। तो दर्पण किसे कहेंगे? दर्पण एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जिसके एक सिरे पर कलई और दूसरा सिरा परावर्तक होता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। यानी ऐसे ये कोई समांग पारदर्शी माध्यम होगा, इसके एक सिरे पर कलई कर देंगे, ये कलई, और दूसरा सिरा अपने आप परावर्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परावर्तक। तो हम क्या कहेंगे? दर्पण। यानी दर्पण एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जिसके एक सिरे पर कलई और दूसरा सिरा परावर्तक बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं दर्पण के प्रकार की। दर्पण के प्रकार की। दर्पण 2 प्रकार का होता है। कै प्रकार का? 2 प्रकार का। कहीं कहीं कोई बताता है 3 प्रकार का होता है, लेकिन 2 ही प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण। क्या? समतल दर्पण। ठीक, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। ठीक, अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण। अब
अब हम बात करते हैं समतल दर्पण किसे कहेंगे। क्या? समतल दर्पण किसे कहेंगे? तो समतल दर्पण यही दर्पण की ही परिभाषा है। समतल का मतलब क्या है? एक समान होगा और क्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ठो समांग पारदर्शी शीशा ले लेंगे। समतल भी होना चाहिए और समांग भी होना चाहिए। तो इसके एक सिरे पर क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, ठीक, और दूसरा सिरा परावर्तक बना देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहेंगे, ठीक। समतल दर्पण एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जिसके एक सिरे पर कलई और दूसरा सिरा परावर्तक होता है, समतल दर्पण कहलाता है। इसके बाद है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण नाम से ही पता चल जाता है समतल और गोलीय। समतल मतलब समतल होगा, गोलीय मतलब गोलीय होगा। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है। गोला और वृत्त समझ रहे हो ना, गोला मतलब गोला होता है और वृत्त मतलब वृत्त होता है। तो गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है। कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक सिरे पर कलई और दूसरा सिरा परावर्तक होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक। उसके बाद गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसके उभरे हुए सिरे पर कलई होगा और दबा हुआ सिरा परावर्तक होगा। यानी देखो, समतल दर्पण का मतलब क्या है, ये एकदम ऐसे, ठीक। अवतल दर्पण क्या होगा, ऐसे। भाई गोलीय दर्पण का ही तो भाग है, ये किसी गोले का ही काटा गया भाग होता है जी। इसके उभरे हुए सिरे पर कलई होता है। जब तक कलई ना किया जाए तब तक आप ये मत बताइए कि ये कौन सा दर्पण है। अब जैसे मैं पूछ लूँ ये कौन सा दर्पण है तो उत्तल ना बताओ तुरंत, हो सकता है मैं कलई को इधर कर दूँ तब दिक्कत हो जाएगा ना। तो पहले इसको कलई कर दूँ, ठीक। ये अवतल दर्पण में देखो क्या है, इसके उभरे हुए सिरे पर कलई है और उत्तल दर्पण में क्या है, दबे हुए सिरे पर कलई है। यानी अवतल दर्पण किसे कहेंगे? अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसके उभरे हुए सिरे पर कलई होता है और दबा हुआ सिरा परावर्तक होता है। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसके दबे हुए सिरे पर कलई होता है और उभरा हुआ सिरा परावर्तक होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हो गया। समतल दर्पण हो गया। दर्पण कै प्रकार का? दो प्रकार का, समतल और गोलीय। गोलीय कै प्रकार का? अवतल और उत्तल। अवतल क्या है? उभरे हुए पर कलई। उत्तल क्या है? दबे हुए पर कलई, ठीक। अब इसके बाद हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। अब हम पढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में, यही देख लेते हैं समतल दर्पण में क्या होता है। समतल दर्पण में मान लो हमको अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है तो अपनी ऊंचाई का आधा ऊंचाई का समतल दर्पण होना चाहिए। यानी हम मान लो 5 फीट के हैं तो समतल दर्पण की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 2.5, ठीक। अगर समतल दर्पण में हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो हम क्या करेंगे? अपनी ऊंचाई के आधे ऊंचाई का दर्पण ले लेंगे, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात, समतल दर्पण में मान लो समतल दर्पण यहाँ है और हम यहाँ हैं, तो दर्पण से जितनी दूरी पर हम खड़े रहेंगे, जितनी दूरी पर खड़े रहेंगे, इसमें प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। मान लो मैं यहाँ से 1 फीट की दूरी पर हूँ, 1 फीट की दूरी पर, तो इसके पीछे 1 फीट की दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। यानी हम जैसे जैसे समतल दर्पण में दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बढ़ेगी, ठीक। यहाँ दर्पण है, जैसे जैसे हम इधर आएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब उधर जाएगा, ठीक। पहली बात क्या कि हमें अपनी ऊंचाई के आधे ऊंचाई का शीशा लेना है, ठीक, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। दूसरी बात क्या, दर्पण से जैसे जैसे हम दूर होते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर होता है, ठीक। तीसरी बात यह है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी और सीधा रहता है, आभासी और सीधा रहता है, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ समतल दर्पण से संबंधित सवाल आते हैं ना। क्या है, आप नाई की दुकान पे गए हैं ना, हैं, नाई की दुकान पे गए हैं ना, वहाँ आप देखे होंगे जब बाल कटवाने के लिए कुर्सी पर बैठते हैं ना तो पीछे का भी बाल आगे दिखाई देता है कि नहीं? दिखाई देता है ना। तो आप देखते हैं सामने वाले शीशे में तो आपका ही कई प्रतिबिंब दिखाई पड़ता, दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है?
मतलब आप बैठे हैं और उसी दर्पण में देख रहे हैं, यक्के दर्पण है आगे, उसमें कई प्रतिबिंब दिखाई देता है कि नहीं जी। और पीछे एक दर्पण लगा रहता है उसमें, इसी कारण से वो दिखाई देता है। तो अब हम वही ज्ञात करेंगे कि कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं सामने। वैसे आप गिनोगे, जैसे जैसे ऐसे ऐसे झुकते जाओगे ऐसे वैसे वैसे दिखता है और प्रतिबिंब वहाँ बढ़ रहा है, एक एक है ना। मान लो ऐसे खड़े हो तो आप ही दिख रहे हो, थोड़ा सा ऐसे झुके 2 ठू दिखने लगे आप, और झुके ऐसे तो 3 ठू दिखने लगता है। ये देखे हो नहीं, लगता है ना। तो आज हम वही ज्ञात करेंगे कि कितने प्रतिबिंब दिखते हैं। ठीक, बाल कटवाने तो सब गए होंगे ना, लड़कियों को छोड़कर। लड़कियां भी देखी होंगी शीशा, लेकिन उस तरह से नहीं देखी होंगी, है ना, कि पीछे भी लगा हो आगे भी लगा हो। ठीक है, तो वही ज्ञात करेंगे कि जब हम लोग नाई की दुकान पे जाते हैं बाल कटवाने के लिए, तो उसमें कितना हमारा प्रतिबिंब बनता है उसके शीशे में। ठीक, तो ये निर्भर करता है उसके बीच के कोण पर। मान लो एक शीशा ऐसे सामने लगा है और एक ठू ऐसे लगा है, आप देखे होंगे दोनों शीशा एकदम बराबर नहीं लगा रहता, कि कुछ आगे झुका रहता, आगे वाला जब देखोगे शीशा ना कुछ आगे झुका रहता है, पीछे वाला देखोगे वो भी आगे झुका रहता है ना। तो यही हम देखते हैं कि इनके बीच का जो कोण है, मान लो ये 2 शीशा है ऐसे, ठीक, मान लो ये ऐसे झुका है, ठीक, ऐसे थोड़ा थोड़ा झुका है ना, या ऐसे ऐसे झुका है, तो यही शीशे के बीच का कोण देखेंगे। यानी ऐसे अगर 2 शीशा रख दिया जाए तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा किसी वस्तु का, वही ज्ञात करना है। तो ये होता है थीटा। ठीक, ये इसी कोण पर निर्भर करता है कि अंदर कितना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगर ये थीटा का मान, अगर थीटा का मान क्या आता है, सम आता है, अगर थीटा का मान सम आता है तो हम प्रतिबिंबों की संख्या बराबर लिखेंगे। प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर होती है 360/थीटा माइनस 1। ये कब, जब थीटा का मान सम होगा, थीटा का मान सम, जब थीटा का मान सम होगा, जिसे मान लो 90 अंश आ गया, थीटा का मान 90 अंश आ गया, है ना, तो थीटा का मान 90 सम है ना, सम है कि नहीं। तो अब जब सम है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे 360/थीटा माइनस 1। ठीक, किंतु जब विषम रहेगा थीटा का मान तो लगाएंगे 360/थीटा। कब, जब विषम रहेगा, जब विषम रहेगा, यही सूत्र है। ठीक, यही है, ये दोनों आप याद रखिए, आप गिन लेंगे कि कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं। जैसे देखो, एक तो सवाल है कि 2 समतल दर्पण परस्पर 120 अंश का कोण बनाते हुए स्थित हैं, उनके ठीक बीच में एक वस्तु रखी है, वस्तु के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो अब प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 120 अंश का कोण बनाना, तो 120 क्या है, सम है कि विषम है, 120 क्या है बताओ, सम है कि विषम, सम है। तो सम वाला फार्मूला कौन, ऊपर वाला 360/थीटा का मान रख देंगे 120 माइनस 1, जब हल करेंगे 0 कटा 12 तियां 3 माइनस 1 बराबर 2, यानी कितने प्रतिबिंब बनेंगे, केवल 2 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक, तो अब आप बता सकते हैं कि जब 2 दर्पण को आमने सामने एक दूसरे से कुछ अंश कोण बनाते हुए रखा हो तो उनके बीच का प्रतिबिंब कितना बनेगा। ठीक, समझ गए कि नहीं। इससे हम क्या निकाल लेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या। ये हो गया समतल दर्पण के बारे में। ठीक, अवतल दर्पण की डिफिनीशन हम लोग पढ़ लिए हैं, उत्तल दर्पण की डिफिनीशन हम पढ़ लिए हैं। ये विषम, विषम वाले में क्या है ना, मान लो वही 19, मान लो 19 है, थीटा बराबर 19 है, तो क्या करेंगे 19 से इसमें भाग कर देंगे बस। ठीक, जब विषम रहेगा तो ये वाला फार्मूला, जब सम रहेगा तो ये वाला फार्मूला। ठीक, बस और कुछ नहीं करना है। हम अवतल दर्पण पढ़ लिए, उत्तल दर्पण पढ़ लिए। ठीक, देखो अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और गोलीय दर्पण की। समतल दर्पण का काम यहीं से खत्म। अब देखो, पहले हम देख लेते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से कुछ परिभाषा है। ये एक कांच का गोला है मान लो, है ना, इसे काट कर यहीं से एक दर्पण बनाया गया। क्या बनाया गया, दर्पण बनाया गया। ये मान लो ऐसे किसी
गोले का ही भाग है, इसलिए हमने इसको अब इसमें सबसे पहली बात ये है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, क्योंकि उभरे हुए सिरे पर कलई है। ठीक, अब हम कहेंगे दर्पण का केंद्र क्या होता है? दर्पण का केंद्र क्या होता है? तो देखो ये दर्पण है, किसी गोले का भाग है ना, किसी गोलीय दर्पण का ही तो भाग है। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। इसको किससे लिखते हैं? सी से, समझ गए? यानी गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता। इसके बाद बात आई वक्रता त्रिज्या की। या पहले ध्रुव देख लेते हैं। ये ध्रुव यहाँ कहीं होगा P, देखो ध्रुव, इसको बोलते हैं पोल यानी ध्रुव। ध्रुव किसे कहेंगे? ये क्या है? परावर्तक तल है, परावर्तक तल। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसके बाद बात आई वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या भी है इसमें। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये यहाँ से, ठीक, वक्रता त्रिज्या। वीडियो रोक रोक करके आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा, इससे सरल परिभाषा आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है? ना ही बुक में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। ये हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या। अब बात आई द्वारक। ये जो परावर्तक तल होता है ना, इसी के व्यास को द्वारक कहते हैं। वैसे जीवा भी हो सकता है, वैसे ये व्यास है जीवा। व्यास किसे कहते हैं? जो केंद्र से होकर जाता है ना उसे व्यास कहते हैं। लेकिन ये क्या है? जीवा है। लेकिन क्या है? बुकों में लिख दिया गया परावर्तक तल के व्यास को। जरूरी थोड़ी है हमेशा इसको इतना बड़ा बनाया जाए वहीं से जाए। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कैसे कि परावर्तक तल के व्यास या जीवा को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक। और बस इतनी ही परिभाषाएं हैं और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक। अब बात यह है, मुख्य अक्ष देख लेते हैं। क्या? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? तो यही मुख्य अक्ष होता है। यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये पीसी। पीसी क्या है? इसको अगर आगे और पीछे इसे बढ़ा दें तो ये क्या है? मुख्य अक्ष। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसके बाद है एक फोकस तल। क्या है? फोकस तल। तो फोकस तल किसे कहेंगे? वह तल। इससे पहले हम फोकस देख लेते हैं। फोकस क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। अभी आगे हम बताएंगे कि कैसे पता चला कि फोकस यहीं आएगा ना। अभी हम मान रहे हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। इसके बाद हम सीखेंगे, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पता चला कि फोकस यही है। फोकस का कैसे पता चला कि यही होगा वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में ही ना। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी देख लेते हैं केवल इतना ही कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस। इसके बाद है फोकस तल। तो फोकस तल किसे कहेंगे? जो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। यानी मुख्य अक्ष पर लंबवत रेखा जो फोकस से होकर जाएगी उसे फोकस तल कहेंगे। यानी ऐसे ये फोकस है ना, तो यहाँ से ऐसे ये जाने वाले तल को क्या कहेंगे? फोकस। यानी मुख्य अक्ष पर लंबवत फोकस से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहेंगे? फोकस तल कहेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा। इसी प्रकार से ये अवतल दर्पण का था, इसी प्रकार से गोलीय दर्पण का भी चित्र बनेगा। उसको आप लोग बना लीजिएगा, समझ जाओगे इतने में, ठीक है। अब हाँ, ये फोकस दूरी यहाँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ, यानी फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल
ऐप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें पढ़ना है प्रतिबिंब बनने का नियम। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और आपको वहीं ये बताएंगे कि ये फोकस का कैसे पता चला कि यही होता है। ठीक है, आप मेरे द्वारा जितना भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है उसको पूरा देखिए। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, जब आप पूरा देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। ठीक है, जिससे मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। क्या है ना, जब चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो वीडियो बनाने का उत्साह भी बढ़ता है, लेकिन जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उत्साह भी नहीं बढ़ता है ना, तो आपके लिए वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छे से अच्छी सुविधा दी जाएगी पढ़ने के लिए ना, बेटर से बेटर वीडियो डाला जाएगा, कठिन से कठिन सवाल को भी एकदम सिंपल तरीके से समझा दिया जाएगा और आपको समझ आ जाएगा। बस आप वीडियो को देखिए और ध्यान से, बस कॉपी कलम लेके बैठिए वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए, सुनते जाइए और लिखते भी जाइए। ठीक है, ज़्यादा ध्यान से मत देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो कुछ सुनाई ही नहीं देगा मैं जो बोलूँगा, बस केवल मैं ही दिखाई दूँगा, है ना। तो ध्यान से किसी चीज़ को देखने लगते हो ज़्यादा ध्यान से ना, तो क्या होता है, सुनना बंद हो जाता है अपने आप अनुभव किए होंगे कभी ना कभी। तो इसलिए ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, लेकिन हमारी वीडियो को एकदम अच्छे से शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहेंगे। ये समझ लीजिए कि मैं जितना क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बता दूंगा वो आपके पेपर में रहेगा। अगर मैंने 10 क्वेश्चन बताया है तो 10 में से 8 क्वेश्चन तो एकदम कन्फर्म है आपके पेपर में रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, जिससे हम और वीडियो आपके लिए डालते रहें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारे कोचिंग के छात्र हैं नए या पुराने, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हम उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा दूर आ गए हैं, तो इसलिए उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हम दूर हैं फिर भी वो पढ़ सकें, उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और वो लोग ज़रूर देखें। ठीक है।